दोस्तों, जमशेद जी टाटा एक ऐसे भारतीय उद्योगपति जिसने देश से जितना लिया उससे कई ज्यादा लौटाया। जमशेद जी ने भारत स्थित अपने कारखानों में मजदूरों के लिए कल्याण कार्यक्रम तब लागू कर दिए थे जब इंग्लैंड में उनके बारे में सोचा ही जा रहा था। आज टाटा सन्स का साम्राज्य नमक से लेकर चाय तक, स्टील से लेकर कार ट्रकों तक और वित्त से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर कहीं नजर आता है। जब कोई नया मैनेजर या कामगार टाटा समूह की किसी कंपनी में काम शुरू करता है तो उसे समूह के बारे में एक वाक्य में बताया है, हम किसी न किसी रूप में हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा है। टाटा समूह अपनी बाकी विशेषताओं के अलावा एक और बात के लिए जाना जाता है और वो है इसका केंद्रीय मूल्य। ये विचार कहता है कि इस कारोबारी साम्राज्य की बुनियाद मुनाफे से इतर समाज की भलाई होगी। इस केंद्रीय मूल्य के संस्थापक थे जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। जमशेद जी को उनकी 4 उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। स्टील उत्पादन इकाइयों की स्थापना, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, भारतीय विज्ञान संस्थान और होटल ताजमहल का निर्माण। कामकाज के जिस तौर तरीके को प्रोफेशनल कल्चर कहा जाता है वो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। फैक्ट्रियों में मजदूरों की गैर हाजिरी 10% से लेकर 20% थी। जमशेद जी ने इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रोविडेंट फंड, दुर्घटना बीमा स्कीम और पेंशन फंड की स्थापना की थी। पहली बार मिल में वातायन, वेंटिलेशन और उमस से बचने के उपाय करवाए। इनमें से कुछ सुधार तो इंग्लैंड में फैक्ट्रीज एक्ट के लागू होने से पहले ही वे हिंदुस्तान में अमल में ले आए थे। पहली बार मजदूरों को बेहतर काम के लिए इनाम दिए जाने लगे, जिनमें सोने चांदी की घड़ियां और मेडल्स थे। उन्हें कपड़े बांटे जाने लगे। मजदूरों के लिए शौच और डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई। प्रबंधकों को ट्रेनिंग के लिए फंड दिए गए। जमशेद जी ही ऐसे पहले उद्योगपति थे जिन्होंने अपने कर्मियों के रहने के लिए आवास का इंतजाम किया था। हालांकि जमशेद जी एक उद्योगपति थे, पर इससे पहले वे एक स्कॉलर थे। शिक्षा को लेकर वे उत्साहित रहते थे। जमशेद जी ये जानते थे कि हिंदुस्तान को अगर विश्व शक्ति बनाना है तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कारगर कदम उठाने होंगे। उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज में कम ही भारतीय विद्यार्थी आ पाते थे। एक आंकड़े के अनुसार साल 1914 तक कभी भी 7 से ज्यादा भारतीयों का इस सेवा के लिए चयन नहीं हुआ। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना जमशेद जी की मृत्यु के बाद 1909 में हुई। एक बार जब वे इसका प्रस्ताव लेकर तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के पास गए तो उसने पूछा था, पर ऐसे शिक्षित हिंदुस्तानी विद्यार्थी कहाँ हैं जो ऐसे किसी संस्थान में दाखिला ले पाए, और अगर ले भी लिया तो उनके लिए उतने बड़े रोजगार कहाँ है। हालांकि ऐसी बातों से जमशेद जी बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुए। इस ख्वाब की शुरुआत 1896 में ही हो गई थी, जब उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में उच्च स्तर के न तो विश्वविद्यालय हैं और न ही शोध हो रहे हैं। जमशेद जी ने इसके लिए अपनी 30 लाख की संपत्तियां दान देने की बात भी कही थी। इस विचार को लेकर वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखकर इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए निवेदन किया। बदकिस्मती से 1902 में ही विवेकानंद की मृत्यु हो गई। बाद में उनकी शिष्या निवेदिता जमशेद जी के प्रयास की समर्थक बनी। मैसूर के राजा ने इस काम के लिए 375 एकड़ जमीन और एक मुश्त खर्च के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। साथ ही व्यवस्था दी थी कि हर महीने संस्थान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले ही इस संस्थान की स्थापना को हरी झंडी दे दी थी और 1909 में इसकी स्थापना हुई। इंग्लैंड में रहते हुए जमशेद जी के लिए थॉमस कार्लाइल का एक भाषण जीवन मंत्र बन गया था। इसमें कार्लाइल ने कहा था, जिस देश के पास स्टील होगा उसके पास सोना होगा। सुमित के मजूमदार अपनी किताब इंडियाज लेट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि 1882 में जमशेद जी ने एक लेख पढ़ा था। इसमें जर्मन भूविज्ञानी रिटर वो श्वार्ट्ज ने जानकारी दी थी कि नागपुर के पास चंदा, अब चंद्रपुर जिले में एक गांव है लोहरा, जहां सबसे बढ़िया लोह खनिज के भंडार है। इस लेख को पढ़ने के बाद जमशेद जी ने वहां खनिजों की खदान के लाइसेंस ले लिए। इसके बाद जमशेद जी अपना ख्वाब पूरा करने में जुट गए। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्जन को हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर भरोसा नहीं था कि वे कोई स्टील प्लांट लगा भी सकते हैं। लिहाजा उसने इंग्लैंड से कुछ बड़े उद्यमियों को भारत में निवेश का निमंत्रण दिया। जमशेद जी जल्दी में थे। वे सबसे पहला अपना प्लांट लगाना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका के उन शहरों का दौरा किया जहां स्टील के प्लांट्स स्थापित थे। उनकी खस्ता हालत देखकर उन्होंने अपने बेटे दोराबजी टाटा को खत लिखा
जिसमें हिदायत दी कि वे फैक्ट्री लगाने के साथ साथ वे शहर को भी विकसित करें। सड़कें बड़ी हो, खेलने के लिए मैदान हो, हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए उनके प्रार्थना घर बनवाए जाएं। जमशेद जी का यह ख्वाब 1907 में यानी कि उनकी मृत्यु के 3 साल बाद पूरा हुआ। जमशेद जी की महानता को हम अगर कम से कम शब्दों में दर्ज करना चाहें तो बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे पहले उद्योगपति थे जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से नए हिंदुस्तान की नींव रखी थी। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को सहूलियतें दी और वे उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने जितना इस देश से लिया उससे ज्यादा इस देश को लौटाया। हमारा देश ऐसे महान लोगों का सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।